Students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में पिछले कुछ वीडियो से हम लोग मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में चर्चा करें, अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियाँ, प्रमुख व्यूह रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम लोग डायलॉग मेथड या संवाद विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड, संवाद विधि का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड डायलॉग, या संवाद का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डेड डायलॉग, स्कैफोल्डेड डायलॉग क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलॉग, डायलॉग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, संवाद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड, संवाद विधि के क्या सिद्धांत होते हैं, साथ ही साथ व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायलॉग मेथड या संवाद विधि के क्या क्या लाभ हैं। इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियाँ या व्यूह रचनाएँ कौन कौन सी हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिस्कशन है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, डायलॉग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फील्ड सर्वे है, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीबिशन, ये सारी विधियाँ हैं। चर्चा, संगोष्ठी, कार्यशाला, संवाद, समस्या समाधान, क्षेत्र सर्वेक्षण, परियोजनाएँ और प्रदर्शन, जिसमें से हम लोग पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कशन, सेमिनार एंड वर्कशॉप के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग डायलॉग मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि डायलॉग मेथड या संवाद शिक्षण विधि क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायलॉग मेथड के बारे में या संवाद विधि के बारे में। तो संवाद विधि की चर्चा करने के पूर्व हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डायलॉग, या संवाद का क्या अर्थ है। A dialogue is a forum that draws participants from as many parts of the community as possible to exchange information face to face, share personal stories and experiences, express perspectives, clarify viewpoints and develop solutions to community concerns। अर्थात डायलॉग क्या है? डायलॉग इज ए फोरम, यह एक मंच होता है। डायलॉग इज ए फोरम that draws participants from as many parts of the community as possible, जिसमें जो है समुदाय से अधिक पार्टिसिपेंट्स को, प्रतिभागियों को एक साथ लाया जाता है ताकि वे एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, आमने सामने बैठ कर के जानकारी का आदान प्रदान कर सकें, अपने अनुभवों को साझा कर सकें और उसके माध्यम से जो भी टॉपिक होता है, विषय होता है, समस्या होती है, उसके बारे में वे समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से संवाद क्या है? संवाद एक ऐसा मंच है जो समुदाय के अधिक से अधिक भागों से प्रतिभागियों को एक साथ लाता है ताकि वे एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान कर सकें, साथ ही साथ व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों को साझा कर सकें, अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त कर सकें, दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकें और सामुदायिक चिंताओं का या जो सामुदायिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनका, सामुदायिक समस्याओं का समाधान भी कर सकें। अगर हम लोग संवाद वर्ड्स की बात करते हैं, शब्द की बात करते हैं, तो द वर्ड डायलॉग मीन्स द वर्ड बिटवीन अस, अर्थात जो डायलॉग शब्द है, संवाद शब्द है, इस संवाद शब्द का अर्थ होता है द वर्ड बिटवीन अस, अर्थात हमारे बीच के शब्द या हमारे बीच का शब्द। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डायलॉग जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है, एक दूसरे से संवाद होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। डायलॉग रिफर्स टू अ conversation or exchange of ideas between two or more people. It can also refer to a discussion to reach a consensus or solutions on a particular issue. Other synonyms includes conversation, colloquy and dialogue। अर्थात डायलॉग या संवाद क्या है? इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशंस होता है, आइडिया शेयर होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। संवाद का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत, वार्तालाप या विचारों का आदान प्रदान।
और ये जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसके वो जो है किसी एक विशेष टॉपिक पे होता है, किसी एक विशेष मुद्दे पर होता है, किसी एक विशेष विषय पर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट कैन आल्सो रिफर टू अ डिस्कशन टू रीच ए कंसेंसस और सोल्यूशन ऑन ए पर्टिकुलर इशू, अर्थात यह किसी विशेष मुद्दे पर आपसी सहमत या समाधान खोजने के लिए चर्चा करने का भी अर्थ हो सकता है। इसके जो समानार्थक शब्द हैं वे हैं बातचीत करना, बोलचाल करना या कथोपकथन, दैट इज कन्वर्सेशन, कॉलिक एंड डायलॉग। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से डायलॉग से जो शब्द है इसका अर्थ ये समझ में आता है कि किसी एक विशेष मुद्दे पर, किसी एक विषय पर जो है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उस विषय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, दैट इज़ द डिस्कशन मेथड। This teaching method involves a dialogue on a selected topic. It is an activity conducted in groups. Through this, students present their opinions for or against on a specific topic. अर्थात यह जो टीचिंग मेथड होता है, जो डायलॉग टीचिंग मेथड होता है, इसके अंतर्गत कोई एक विषय होता है, कोई एक सिलेक्टेड टॉपिक होता है, उस सिलेक्टेड टॉपिक पे स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन करते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन ग्रुप्स, और यह जो है हमेशा सामूहिक कार्य है, ग्रुप का कार्य है। ग्रुप्स में बच्चों को या विद्यार्थियों को की छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उस ग्रुप्स में जो है विद्यार्थी एक्टिविटी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। थ्रू दिस स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट एज ए स्पेसिफिक टॉपिक, और जो विषय होता है, टॉपिक होता है, उस विषय के फेवर में या अगेंस्ट में जो है वे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, समूह में भी वार्तालाप करते हैं। इस शिक्षण विधि के अंतर्गत किसी चयनित प्रकरण पर संवाद किया जाता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे समूह में विद्यार्थियों से संपन्न करवाई जाती है। इसके माध्यम से एक निर्धारित विषय पर या प्रकरण पर उसके फॉर या अगेंस्ट, दैट इज पक्ष या विपक्ष में विद्यार्थी अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद अंत में किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं, किसी कंक्लूजन पे वे पहुंचते हैं, अर्थात कि उस समस्या का समाधान, मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करते हैं बातचीत के द्वारा, विचार विनिमय के द्वारा। To use this teaching method, the teacher provides teaching material as needed. Subjects are selected according to the student's mental level and are administered in a well-planned manner. अर्थात यदि हम इस शिक्षण विधि का डायलॉग टीचिंग मेथड का प्रयोग अपनी कक्षा में करना चाहते हैं तो उसके पूर्व में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, और इस योजना के अंतर्गत जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, सबसे पहले तो विद्यार्थियों को कंटेंट प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिससे विद्यार्थी जो है उसके बारे में पढ़ सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट होते हैं या जो टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है डिस्कशन के लिए, वो भी विद्यार्थियों की सहमति से किया जाता है। विद्यार्थियों की जो मानसिक स्तर होता है उसके आधार पर टॉपिक या विषय का सिलेक्शन करने का प्रयास किया जाता है इस विधि में। इस शिक्षण विधि का प्रयोग करने हेतु तो आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक द्वारा पाठ सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार विषय का चयन किया जाता है तथा उसे सुनियोजित तरीके से इसका ये जो डिस्कशन मेथड है इसका संचालन भी सुनियोजित तरीके से वेल प्लान्ड मैनर में किया जाना चाहिए, तभी कोई डिस्कशन जो है सफल होता है, तभी उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलॉग या व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग। संवाद के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संवाद। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, व्यक्तिगत संवाद होता है, इसमें दो या दो से अधिक लोग जो है आपस में बोलचाल करते हैं, आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द जनरल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपुल आर कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन, या व्यक्तिगत संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच आम जो बोलचाल होती है उसी को हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। द सेकेंड वन इज लिटरेरी डायलॉग या साहित्यिक संवाद। जो साहित्यिक संवाद है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स इन ए नॉवेल, प्ले और फिल्म दैट डिपिक्ट्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अर्थात साहित्यिक संवाद क्या है, जब हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं या नॉवेल में देखते हैं, कोई नाटक होता है, कोई फिल्म का पात्र होता है, वहाँ पे जो डायलॉग्स होते हैं, जो संवाद होते हैं, वे साहित्यिक संवाद होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स इन ए नॉवेल, प्ले और फिल्म दैट डिपिक्ट्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अर्थात किसी उपन्यास, किसी नाटक या फिल्म में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच की बातचीत का वह रूप जो विचारों का
विनिमय करती है, जिसके द्वारा जो है आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, विचारों का विनिमय होता है, उसे हम लिटरेरी डायलॉग कहते हैं या साहित्यिक संवाद कहते हैं। तो साहित्यिक संवाद क्या है? उपन्यास, नाटक, फिल्म में जो पात्रों के द्वारा बातचीत की जाती है उसको हम साहित्यिक संवाद कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन जो अगला है दैट इज डिस्कशन और डिबेट। चर्चा या वाद विवाद जो होता है वह भी एक प्रकार का क्या है? वह भी एक प्रकार का संवाद ही है। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन ए पार्टिकुलर इशू, क्योंकि जब हम कोई डिबेट करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे पास कोई ना कोई एक टॉपिक होता है, विषय होता है, और उसी विषय पर जो है लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से किसी खास मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया भी अर्थात डिस्कशन या डिबेट भी एक प्रकार का क्या है? संवाद ही है, एक प्रकार का डायलॉग ही है। द नेक्स्ट वन इज मेंटल डायलॉग या मानसिक संवाद। मानसिक संवाद से अभिप्राय है अ कन्वर्सेशन विथ वन सेल्फ दैट हेल्प्स विद सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। अर्थात जब व्यक्ति स्वयं से अपने आप से ही बातचीत करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, उसी को हम मेंटल डायलॉग या मानसिक संवाद कहते हैं। अर्थात अपने आप से की गई बातचीत जो आत्मचिंतन और निर्णय लेने में मदद करती है, उसी को हम मानसिक संवाद या मेंटल डायलॉग का नाम देते हैं। तो इस तरह से एक कुछ प्रकार रहे डायलॉग के, जो डायलॉग के टाइप्स तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने पढ़ा। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संवाद, सेकंड इज लिटरेरी डायलॉग या साहित्यिक संवाद, थर्ड डिस्कशन और डिबेट, एंड फोर्थ वन इज मेंटल डायलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड। संवाद विधि का क्या अर्थ होता है? डियर स्टूडेंट, जो संवाद विधि है अभी हम लोगों ने चर्चा भी कर ली है। संवाद विधि का अर्थ मुख्य रूप से यह होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है समूह में इकट्ठा होकर के अपने ज्ञान, अपने कौशलों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके माध्यम से जानकारी का एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम एक डायलॉग कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लर्न न्यू नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स बेस्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज रेलेवेंट टू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। अर्थात जब कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक होगा तो उसको वे अच्छी तरह से सीखते हैं। डायलॉग स्टूडेंट्स लर्न न्यू नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स बेस्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज रेलेवेंट टू देयर लाइफ और एक्सपीरियंसेस। अर्थात विद्यार्थी नए ज्ञान, दृष्टिकोण या कौशल को सबसे अच्छे ढंग से तब सीखते हैं जब प्रस्तुत की गई जानकारी जो होती है उनके जीवन के अनुभव से प्रासंगिक होती है। डायलॉग बेस्ड लर्निंग रिकॉग्नाइजेस द यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस ईच लर्नर ब्रिंग्स टू द लर्निंग इंटरेक्शन। अर्थात संवाद आधारित शिक्षण द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी के अनूठे जीवन अनुभवों को पहचान की जाती है, जिससे वह अधिगम की प्रक्रिया में लाता है। अर्थात जब डायलॉग बेस्ड लर्निंग का यूज किया जाता है तो वहाँ पे जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके जो अपने जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों की पहचान की जाती है जो कि वह इंटरेक्शन के दौरान प्रकट करता है। दैट इज दिस मेथड रिकॉग्नाइजेज द यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस ईच लर्नर ब्रिंग्स टू द लर्निंग इंटरेक्शन। अर्थात संवाद आधारित शिक्षण द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी के अनूठे जीवन अनुभवों की पहचान की जाती है, जिससे वह अधिगम की प्रक्रिया में लाता है। और जो जीवन अनुभव या जो इंफॉर्मेशन विद्यार्थी के सामने प्रेजेंट की जाती है तो उसके लिए वो रिलेवेंट है, उसके जीवन के लिए रिलेवेंट है, तब वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको सीख जाता है। तो स्टूडेंट्स लर्न न्यू नॉलेज, एटीट्यूड्स और स्किल्स बेस्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज रेलेवेंट टू देयर लाइफ और एक्सपीरियंसेस। विद्यार्थी नए ज्ञान, नए दृष्टिकोण या कौशल को सबसे अच्छे ढंग से तब सीखते हैं जब प्रस्तुत की गई जानकारी उनके जीवन के अनुभव से प्रासंगिक होती है। तो इस तरह से जो भी नया ज्ञान दिया जाए यदि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हो, उनके लिए प्रासंगिक हो, तो वे अच्छी ढंग से उस नए ज्ञान को, नए कौशल को, नए दृष्टिकोण को सीखना चाहेंगे और सीखते हैं। डायलॉग टीचिंग मीन्स यूजिंग टॉक मोस्ट इफेक्टिवली फॉर कैरिंग आउट teaching and learning. Dialogue teaching involves ongoing talk between teacher and students, not just teacher presentation. जैसा कि यदि हम लोग लेक्चर मेथड का यूज करते हैं तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर का प्रेजेंटेशन होता है, टीचर ही प्रेजेंटेशन देता है, टीचर ही क्लास में बोलता है। लेकिन डायलॉग टीचिंग में क्या होता है? डायलॉग टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का टॉक चलता है। और इस डायलॉग मेथड्स में जो विद्यार्थी होते हैं वे समूह में जो है अपना विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसके द्वारा जो है वो मुद्दों का या किसी समस्या का विषय के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो संवाद शिक्षण का अर्थ है शिक्षण और अधिगम के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। अर्थात
जो बातचीत करते हैं लोग, उस बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से मोस्ट इफ़ेक्टिवली जो है यदि हम बातचीत का टॉक का यूज कर पाते हैं तो उसी को हम डायलॉग टीचिंग कहते हैं। तो डायलॉग टीचिंग मीन्स यूजिंग टॉक मोस्ट इफेक्टिवली फॉर कैरिंग आउट टीचिंग एंड लर्निंग। समाज शिक्षण का अर्थ है शिक्षण और अधिगम के लिए बातचीत का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना। संभाषण शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर बातचीत शामिल होती है, न कि केवल शिक्षक की प्रस्तुति। अर्थात जब हम डायलॉग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसके अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में टॉक चलता रहता है, निरंतर बातचीत चलती रहती है, न कि केवल टीचर ही बोलता है, टीचर का ही प्रस्तुतिकरण होता है, बल्कि यहाँ पे दोनों जो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही एक्टिव होते हैं और दोनों के बीच टॉक चलती रहती है, उनके बीच जो है वार्तालाप या बातचीत चलती रहती। थ्रू डायलॉग टीचर्स कैन एलिसिट स्टूडेंट्स एवरीडे कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव्स, इंगेज विद देयर डेवलपिंग आइडियाज एंड हेल्प देम ओवरकम मिसअंडरस्टैंडिंग। संवाद के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों से प्रतिदिन सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, उनके विकसित होते विचारों से जुड़ सकते हैं तथा गलतफहमियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अर्थात जब कोई शिक्षक डेली विद्यार्थियों से बातचीत करता है, संवाद करता है, तो संवाद करने पे धीरे धीरे विद्यार्थी के अंदर जो गलतफहमियां हैं वो दूर हुई कि नहीं हुई उसको शिक्षक जान जाता है। विद्यार्थी का जो व्यवहार है, उसका जो सामान्य ज्ञान है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, कितना जो है उसमें विकास हो रहा है, विकसित होते विचारों के बारे में शिक्षक जो है जब प्रतिदिन विद्यार्थी से वार्तालाप करता है, संवाद करता है, तो उसके बारे में जान जाता है, उसकी और उनकी गलतफहमियों को दूर करने में शिक्षक को मदद मिलती है और विद्यार्थियों का विकास करने में सक्षम हो पाता है और विद्यार्थियों की कमियों, विद्यार्थियों की गलतफहमियों को अच्छी तरह से जान पाता है। साथ ही साथ प्रतिदिन जो है जब निगरानी करता है, प्रतिदिन जब वो वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, तो समझ भी जाता है कि कहाँ पे क्या समस्या है और कितना विद्यार्थी सीख पाया, कितना उसके अंदर जो है जो कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हो पाया, नहीं हो पाया। ये सब जो है डायलॉग मेथड्स के फायदे हैं। इन डायलॉग क्लासरूम चिल्ड्रंस डोंट जस्ट प्रोवाइड ब्रीफ एक्चुअल आंसर्स टू टेस्ट और रिकॉल क्वेश्चंस और मेनली स्पॉट द आंसर्स विच दे थिंक द टीचर वांट्स टू हियर। अर्थात जो डायलॉगिक क्लासरूम होता है, संवादात्मक कक्षा होते हैं, वहाँ पे सिर्फ विद्यार्थी रटंत विद्या का ही प्रयोग नहीं करता, सिर्फ रिकॉल अर्थात सिर्फ रटता नहीं है, बल्कि रटने के अलावा वहाँ पर जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग होती है, अर्थात सिंथेसिस, एनालिसिस, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, उस स्तर का जो है विद्यार्थियों का डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है। अर्थात संवेदात्मक कक्षाओं में बच्चे केवल परीक्षण या स्मरण प्रश्नों के संक्षिप्त तथ्यात्मक उत्तर नहीं देते, अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रटते नहीं हैं, सिर्फ स्मरण नहीं करते हैं कि वो सिर्फ परीक्षा में आंसर लिख दें, तथ्यात्मक उत्तर दे दें, बल्कि वे क्या करते हैं, केवल वही उत्तर नहीं देखते जो उन्हें लगता है कि शिक्षक सुनना चाहता था। जो सिर्फ जितने भी आंसर्स हो सकते हैं उन सभी आंसर्स के बारे में वे आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सिर्फ विद्यार्थी उन्हीं आंसर्स को नहीं याद करते हैं, नहीं रटते हैं जिसको कि शिक्षक बताया होता है, शिक्षक सुनना चाहता है। अर्थात शिक्षक जो बताए उसको विद्यार्थी रट ले, उसका स्मरण कर ले और उसको क्लास में आके प्रोड्यूस कर दे। ऐसा नहीं होता है जब हम डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्कशन मेथड या संवादात्मक कक्षाओं में बच्चे जितने पॉसिबल आंसर्स होते हैं, जितने उत्तर होते हैं, उन सभी उत्तरों के पर वे चर्चा करते हैं आपस में। इंस्टीट्यूट दे लर्न एंड आर इनकरेज टू, इसके बजाय विद्यार्थियों को निम्नलिखित कौशलों को सीखने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात कक्षा में सिर्फ जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है वहाँ पे सिर्फ रिकॉल पे बल दिया जाता था, विद्यार्थियों के स्मरण पे, विद्यार्थियों के रटने पे बल दिया जाता है। लेकिन जो डिस्कशन मेथड का होता है क्लासरूम, जहाँ पे हम संवादात्मक विधि के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम विद्यार्थियों को नैरेट करने पे सिखाते हैं, वर्णन करने पे बल होता है। एनालिसिस, एक्सप्लेन, स्पेकुलेट अर्थात विश्लेषण करने पे, व्याख्या करने पे, अनुमान लगाने पे, इन सभी कौशलों का हम विकास करना चाहते हैं कि विद्यार्थी वर्णन कर सके, विश्लेषण कर सके, व्याख्या कर सके, अनुमान लगा सके, साथ ही साथ वे कल्पना कर सके, टू इमेजिन, टू एक्सप्लोर, अन्वेषण कर सके, टू डिस्कस, चर्चा करना, टू इवेल्युएट या मूल्यांकन करना, टू आर्गू या तर्क करना, टू जस्टिफाई या औचित्य सिद्ध करना, टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन, अपने से प्रश्न पूछना। ये सभी वे कौशल हैं जिनका विकास जब डिस्कशन मेथड का यूज होता है तब विद्यार्थियों के अंदर होता है। और यदि हम डिस्कशन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं तो इन सभी कौशलों को जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, इनका विकास विद्यार्थी के अंदर नहीं हो पाता है। इन लर्निंग एज इन लाइफ ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ टॉक आर नेसेसरी, अर्थात जीवन की तरह सीखने के भी
सीखने में भी बातचीत के ये सभी रूप जरूरी हैं। जो जितने भी रूप होते हैं वे सभी रूप सीखने में, लर्निंग में भी जरूरी होते हैं, जितना उतना ही जरूरी है जितना कि हम जीवन में, सामान्य जीवन में बातचीत के द्वारा अपना कार्य करते हैं। टू फैसिलिटेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग टास्क चिल्ड्रन इन डायलॉगिक क्लासरूम आल्सो, विभिन्न प्रकार के सीखने की बातचीत को सुगम बनाने के लिए संवादात्मक कक्षाओं में विद्यार्थी को निम्नलिखित भी करना चाहिए। उनके अंदर ये निम्नलिखित क्षमताएं भी होनी चाहिए। कौन कौन सी क्षमताएं हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कि ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता। जब विद्यार्थी के अंदर लिसनिंग कैपेसिटी होगी, वो ध्यानपूर्वक बातों को सुनेगा, सामने वाले की बातों को सुनेगा, तभी उस पर वो विचार कर पाएगा और फिर अपने विचारों को प्रकट कर सकेगा। तो लिसनिंग, थिंक अबाउट व्हाट दे हियर, वे जो सुनते हैं उसके बारे में सोचना। जो कुछ भी पहले तो लिसन करे, सुने, और जो सुनता है उसके बारे में वह विचार करे, और विचार करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्ड करे वो अपने विचार उसके आधार पर व्यक्त करे। साथ ही साथ जो दूसरों के विचार आते हैं, दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। गिव अदर्स टाइम टू थिंक, अर्थात दूसरों को सोचने का भी समय दें। रिस्पेक्ट अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स आते हैं, दृष्टिकोण आते हैं, उत्तर आते हैं, उन सभी उत्तरों का, उन सभी एटीट्यूड्स का, उन सभी दृष्टिकोणों का भी सम्मान करना विद्यार्थियों को आना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों के अंदर ध्यानपूर्वक सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो वे सुनते हैं उनके बारे में वे चिंतन करें, मनन करें, उसके बारे में सोचें, इसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरों को सोचने का समय देने का भी उनके अंदर स्किल होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। साथ साथ दूसरे के जितने भी उस पॉइंट्स पे जितने भी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स आते हैं उन सभी व्यू पॉइंट्स को सम्मान देने का भी इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो भी गुण होना चाहिए। तभी जो है वे डिस्कशन मेथड्स के द्वारा लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। मैनी ऑफ द टीचर्स इन द डायलॉगिक teaching development projects have negotiated ground rules for talk along the lines above and these are frequently reviewed with the pupils। अर्थात जो डायलॉगिक क्लासरूम होता है, संवादात्मक शिक्षण विकास परियोजनाएं होती है, इसमें कई शिक्षक जो है जिस उपरोक्त दिशा में बातचीत के लिए आधारभूत नियम तय किए हैं और विद्यार्थियों के साथ इनकी नियमित समीक्षा की जाती है। अर्थात जो आधारभूत नियम होते हैं उन नियमों को पहले शिक्षक को बनाना पड़ता है। जो भी ग्राउंड रूल्स हैं डिस्कशन के वो बनाने पड़ेंगे, टाक के बनाने पड़ेंगे, तभी हम जो है डायलॉग मेथड का यूज कर पाएंगे। और जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का अनुपालन भी होना चाहिए। तो संवादात्मक शिक्षण विकास परियोजनाओं में कई शिक्षकों ने उपरोक्त दिशा में बातचीत के लिए आधारभूत नियम तय किए हैं और विद्यार्थियों के साथ इनकी नियमित समीक्षा भी की जाती है। जो भी रूल्स बनाए गए उन रूल्स को फॉलो करना होता है और इसकी जो है समीक्षा भी विद्यार्थियों के साथ समय समय पर नियमित की जाती है। In dialogic classroom, teachers consciously use discussion and scaffolded dialogue as well as the other kinds of teacher talk। अर्थात संवादात्मक कक्षाओं में शिक्षक सचेत रूप से चर्चा और ढांचेबद्ध संवाद के साथ साथ अन्य प्रकार के शिक्षक बातचीत का भी उपयोग करते हैं। अब अन्य प्रकार की जो शिक्षक बातचीत उसके अंतर्गत ढांचाबद्ध संवाद भी एक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डेड डायलॉग? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डायलॉग तो था उसमें एक आ गया स्कैफोल्डेड डायलॉग। स्कैफोल्डेड डायलॉग क्या होता है? इसको हम लोग ढांचाबद्ध संवाद भी कह सकते हैं। तो डिस्कशन इंटेल्स द ओपन एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर इशूज, टेस्ट आइडियाज एंड टैकल प्रॉब्लम। अर्थात जो हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, इसमें विचारों और सूचनाओं का खुला आदान प्रदान शामिल होता है ताकि मुद्दों का पता लगाया जा सके, विचारों का परीक्षण किया जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। इट कैन बी लेड बाय वन पर्सन और टीचर और पीपल और इट कैन बी अंडरटेकन बाय द ग्रुप कलेक्टिवली। अर्थात इसमें जो है नेतृत्व कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई शिक्षक कर सकता है, कोई विद्यार्थी कर सकता है, या फिर इसके में समूह द्वारा सामूहिक रूप से भी इसमें किया जा सकता है। अर्थात इसमें जो है जो पूरा का पूरा डायलॉग मेथड चलता है, इस डायलॉग मेथड में कोई भी व्यक्ति जो है नेतृत्व कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, विद्यार्थी भी कर सकता है, सामूहिक रूप से एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं। अब जो स्कैफोल्डेड डायलॉग होता है, जो ढांचाबद्ध संवाद होता है, उसकी बात सुनिए। उसमें जो है स्कैफोल्डेड डायलॉग में इंटरेक्शंस होना जरूरी है। इसीलिए इंटरेक्शंस दैट इज विच इनकरेजेस चिल्ड्रन टू थिंक एंड टू थिंक इन द डिफरेंट वेज। अर्थात स्कैफोल्डेड डायलॉग में बातचीत होती है, इंटरेक्शंस होते हैं और ऐसी बातचीत होती है जो बच्चों को सोचने और अलग अलग तरीक़ों से सोचने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो ये है स्कैफोल्डेड डायलॉग की गुण।
फर्स्ट वन इज इंट्रैक्शंस, अर्थात इंट्रैक्शंस होने चाहिए डायलॉग के बीच में। सेकंड वन इज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विच रिक्वायर मच मोर देन द सिंपल रिकॉल, ऐसे प्रश्न जिनके लिए सिर्फ स्मरण याद करने से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अर्थात जो क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रश्न होने चाहिए, वैसे होने चाहिए जो कि सिर्फ रटन विद्या को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि जो है उनके अंदर एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, इन सभी गुणों को विकसित करने वाले होने चाहिए। इन सभी गुणों से संबंधित है, इसके लेवल का, इसके स्तर का क्वेश्चनिंग होना चाहिए। तो अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके लिए सिर्फ स्मरण या याद करने से कहीं ज़्यादा की जरूरत होती है, ऐसे प्रश्नों को हम स्कैफोल्डेड डायलॉग में सम्मिलित करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन इज क्वेश्चंस, और तीसरा क्या है, उसके आधार पे जो आंसर्स होता है, आंसर्स विच आर फॉलोड अप एंड बिल्ट ऑन रेदर देन मेरली रिसीव्ड, ऐसे उत्तर जिन्हें से प्राप्त करने के बजाय उनका अनुगमन किया जाए तथा उन पर आगे बढ़ाया जाए। तो आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो कि जिसको फॉलो अप कर सकें, जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सकें, समस्या का जो समाधान हम ढूंढ रहे हैं, जिस मुद्दे का समाधान ढूंढ रहे हैं, उस मुद्दे पे हम आगे बढ़ सकें, हमारे आंसर्स ऐसे होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज फीडबैक, फीडबैक विच इन्फॉर्म्स एंड लीड्स थिंकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज इनकरेज, ऐसी प्रतिक्रियाएँ जो जानकारी देती हैं और आगे की सोच को बढ़ावा देती हैं, साथ ही हमें प्रोत्साहित भी करती हैं। अर्थात फीडबैक मिलना चाहिए। जब क्वेश्चंस हो गए, आंसर्स आ गए, तो उस आंसर के आधार पे फीडबैक, प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए। फीडबैक विच इन्फॉर्म्स एंड लीड्स थिंकिंग फॉरवर्ड एज वेल एज द इनकरेज, ऐसी प्रतिक्रियाएँ जो जानकारी देती हैं और आगे की सोच को बढ़ावा देती हैं और साथ साथ उनको प्रोत्साहित भी करती हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशंस विच आर एक्सटेंडेड रेदर देन द फ्रेगमेंटेड, अर्थात योगदान जो खंडित होने के बजाय कैसा होना चाहिए, विस्तारित होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंजेस, दैट इज आदान प्रदान, एक्सचेंजेस विच चेन टुगेदर इनटू ए कोहेरेंट एंड डीपनिंग लाइंस ऑफ इंक्वायरी, आदान प्रदान जो एक साथ मिलकर सुसंगत और गहन अन्वेषण की दिशाएं बनाते हैं। यहाँ पे एक्सचेंजेस का मतलब एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज। द नेक्स्ट वन इज क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड रिलेशनशिप्स विच मेक्स ऑल दिस पॉसिबल, अर्थात कक्षा का वातावरण, कक्षा का संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ये हम स्कैफोल्डेड डायलॉग कर सकें, डायलॉग के द्वारा शिक्षण का कार्य कर सकें, विद्यार्थी अधिगम कर सकें। तो कक्षा का संगठन, वातावरण, संबंध जो यह सब संभव बनाते हैं, वे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगेन ऑल ऑफ दिस हैव देयर प्लेस, नो वन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन इट्स ओन विल सफिस फॉर द वेरिड पर्पसेस कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न करिकुलम, अर्थात पुनः इन सभी का जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स की बात की, चाहे एक्सचेंज हुआ, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फीडबैक, कंट्रीब्यूशंस, इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस, आंसर, ये सभी हुए, इन सभी का अपना स्थान है। पुनः इन सभी का अपना स्थान है। आधुनिक पाठ्यक्रम के विविध उद्देश्यों, विषय वस्तु और संदर्भों के लिए अकेले कोई भी एक प्रकार की बातचीत पर्याप्त नहीं होगी, अर्थात हमें जो है मिला जुला स्वरूप यूज करना पड़ेगा। जितने टाइप्स ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं, जितने प्रकार के बातचीत हो सकते हैं, जितने प्रकार के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सभी को हमें ले करके चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कैरिकुलम या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड, संवाद विधि के क्या क्या सिद्धांत हैं। द फर्स्ट वन इज कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, अर्थात सामूहिक प्रतिभागी। कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स एड्रेसेस लर्निंग टास्क टुगेदर, कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कि जहाँ पे सीखना या अधिगम जो है क्या होता है, साथ साथ होता है। सामूहिक प्रतिभागी एक साथ अधिगम कार्यों पर विचार करते हैं। जितने भी प्रतिभागी होते हैं वे साथ साथ में मिलजुल कर सीखने पर बल देते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल पार्टिसिपेंट्स लिसन टू ईच अदर, शेयर आइडियाज एंड कंसिडर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, अर्थात पारस्परिक प्रतिभागी या रेसिप्रोकल पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कि जो एक दूसरे के विचारों को सुने, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे से विचार अपनी साझा करें और जितने भी पॉसिबल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं, उन पर विचार करें। सो रेसिप्रोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं संवाद विधि के अंतर्गत who listen to each other, share ideas and consider alternative viewpoints, पारस्परिक प्रतिभागी एक दूसरे को सुनते हैं, विचार साझा करते हैं और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सपोर्टिव पीपल्स, जो विद्यार्थी होते हैं वे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे बल्कि सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव पीपल्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली विदाउट फियर ऑफ एम्बैरसमेंट ओवर रॉन्ग आंसर्स एंड दे हेल्प ईच अदर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जो कक्षा में विद्यार्थी हो वे क्या हो, सपोर्टिव नेचर के होते हैं, सहायक विद्यार्थी होते हैं, जिसके कारण कोई भी विद्यार्थी गलत उत्तर
गलत उत्तर होने की संभावना में शर्मिंदगी महसूस ना करें, अर्थात गलत उत्तरों पर शर्मिंदगी के डर के बिना स्वतंत्र रूप से विदाउट एनी फियर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करें और एक दूसरे के समान समझ तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट होता है डिस्कशन का या इसको फोल्डेड डिस्कशन का। ये प्रिंसिपल्स अर्थात सपोर्टिव पीपुल्स होने चाहिए, सहायक विद्यार्थी होने चाहिए, तभी जो है हमारा डिस्कशन सही तरीके से आगे बढ़ सकेगा। तो सहायक विद्यार्थी गलत उत्तरों पर शर्मिंदगी के डर के बिना स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं और वे एक दूसरे को समान समझ तक पहुंचने में मदद भी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेंट्स। क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेंट्स बोल्ड ऑन आंसर्स and other oral contributions and chain them into coherent lines of thinking and understanding, अर्थात जिसको हम क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेंट से संक्षेप प्रतिभागी कर सकते हैं, वे सभी उत्तरों और अन्य मौखिक योगदानों को सोच और समझ की सुसंगत रेखाओं में पिरोते हैं। अर्थात जो डिस्कशन चल रहा होता है, जो वार्तालाप चल रही होती है, उसके आधार पे डिस्कशन या वार्तालाप के आधार पे, विचार विनिमय के आधार पे धीरे धीरे जो है वे जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करते जाते हैं, इन्फॉर्मेशंस को नोट करते जाते हैं, धीरे धीरे जो समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते जाते हैं। वे अपने जो भी उनका विषय होता है, जो भी उनकी समस्या होती है, जो उनका टॉपिक होता है, उसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते जाते हैं। अर्थात they build on answers and other oral contributions and chain them into coherent line of thinking and understanding, अर्थात एक coherent line of thinking और understanding की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, अर्थात जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता है उसके आधार पर वे जो है अपनी सोच और समझ को सुसंगत रेखाओं में पिरोते जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज पर्पसफुल क्लासरूम। जो हमारा क्लासरूम होना चाहिए वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। पर्पसफुल क्लासरूम टॉक The open and dialogic is also planned and structured with specific learning goals in view, अर्थात उद्देश्यपूर्ण कक्षा में बातचीत हालांकि खुली और संवादात्मक होती है, फिर भी विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध और संरक्षित होनी चाहिए। अर्थात जो हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में जो हम टीचिंग का काम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से प्लान होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लासरूम भी प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी हम क्लास के अंत तक जो है अपने किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, समस्या के समाधान पर पहुंच पाएंगे या जो एक निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। तो ये थे मुख्य रूप से आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड, जिसके अंतर्गत कलेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, रेसिप्रोकल पार्टिसिपेंट्स, सपोर्टिव पीपुल्स, क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेंट्स और पर्पसफुल क्लासरूम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायलॉग मेथड। संवाद विधि के क्या लाभ हैं? तो संवाद विधि के लाभों की हम लोग चर्चा करें। द फर्स्ट वन इज इट डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, अर्थात जब हम संवाद विधि की बात करते हैं, संवाद विधि का प्रयोग करते हैं, तो इससे जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें बोलने और सुनने के कौशल का विकास होता है, क्योंकि डायलॉग मेथड में विद्यार्थी को बोलना पड़ता है और साथ साथ सामने वाले की बातों को सुनना भी पड़ता है। तो इस तरह से बोलने और सुनने की कौशल का विकास संवाद विधि के द्वारा होता है। यह विधि जो है पूरी की तरह से है विद्यार्थी और जो शिक्षक होता है वो दोनों जो है एक्टिव होते हैं इस विधि में। तो अर्थात यहाँ पे जो लर्नर होता है वह पैसिव नहीं होता, बल्कि लर्नर भी एक एक्टिव मेंबर्स के रूप में होता है, विद्यार्थी भी एक्टिव मोड में होता है, वो भी सक्रिय सदस्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। द सेकेंड वन इज अ रिस्पेक्टफुल ह्यूमन वे ऑफ रिलेटिंग टू पीपल्स। यह विधि विद्यार्थियों में सम्मानजनक और मानवीय संबंध बनाने का एक तरीका है, क्योंकि जो विद्यार्थी अपने ग्रुप में होते हैं, अपने समूह में होते हैं, उस समूह में एक दूसरे का सम्मान करना भी सीखते हैं। तो विद्यार्थियों में सम्मान करना और मानवीय संबंध बनाने का जो गुण होता है उसका भी विकास होता है जब हम डिस्कशन मेथड का, डायलॉग मेथड का यूज करते हैं टीचिंग के लिए। द नेक्स्ट वन इज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इस विधि के प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी एक जुड़ाव महसूस करता था, उसे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती था। जब डायलॉगिक मेथड के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है, टीचिंग लर्निंग कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर विद्यार्थी जो है क्लास में अपना एक इंगेजमेंट महसूस करता है, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, कक्षा से विद्यार्थी जुड़ाव महसूस करता है तथा और बेहतर से बेहतर करने की उसको प्रेरणा मिलती जाती है कि कैसे हम कक्षा में और बेहतर कर सकें और बेहतर तरीके से सीख सकें। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक प्रिपरेशन। जो कक्षा का प्रारूप होता है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होता है। इस विधि के प्रयोग से शिक्षण में लोकतांत्रिक पद्धति को बढ़ावा मिलता है और विद्यार्थियों के अंदर भी जो लोकतांत्रिक गुण होते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है। नेक्स्ट वन इज अ गुड मीन्स ऑफ लर्निंग। जो डिस्कशन जो डायलॉग मेथड है वह भी एक
सीखने का बहुत ही बेहतर तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसका शिक्षण अधिगम में मन भी लगता है, रुचि भी आती है, और साथ ही साथ जो भी कुछ विद्यार्थी सीखता है वो उसका परमानेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन करके, विचार विमर्श करके, विचारों का इंट्रोडक्शन करके तब सीखता है, न कि सिर्फ शिक्षक का लेक्चर सुन करके। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग आर्गुमेंटेशन इन क्रिटिकल थिंकिंग। इस विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों के अंदर आलोचनात्मक जो शक्ति होती है, जो तर्क शक्ति होती है, उन तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और आलोचनात्मक सोच का विकास भी होता है। The next one is the basic objective of using this teaching method is to develop the mental power of the students, their logical ability, thinking ability, analytical ability, evaluation ability and their creativity etc. That is, इस शिक्षण विधि का प्रयोग जो हम करते हैं, इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता, मानसिक शक्ति, तार्किक क्षमता, चिंतन क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता और साथ साथ सृजनशीलता की जो क्षमता होता है, इन सभी का विकास करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है जब हम डायलॉग मेथड का यूज करते हैं एज ए टीचिंग। तो इस शिक्षण विधि के प्रयोग का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति, उनकी तार्किक क्षमता, चिंतन क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, उनकी सृजनशीलता इत्यादि का विकास करना होता है। द नेक्स्ट वन इज थ्रू द डायलॉग मेथड व्हाइल द स्टूडेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स देयर हेजिटेशन आल्सो गोज अवे। संवाद विधि के माध्यम से जहाँ विद्यार्थियों में खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है, वहीं उनके अंदर जो हेजिटेशंस होती है, जो झिझक होती है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। The next one is through this method children will gain knowledge about the various components of the environment and how to protect them while also developing a habit of self study because the dialogue method allows them to time to study। अर्थात जब हम डायलॉग मेथड का यूज करते हैं शिक्षण के लिए, तो इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी जो है पर्यावरण से संबंधित जो अनेकों समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। साथ साथ जो डिस्कशन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित अनेकों जो डायमेंशंस होते हैं, अनेकों जो कंपोनेंट्स होते हैं, विभिन्न घटक जो होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान हासिल होता है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के अंदर जो है सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है वो भी डेवलप होती है, क्योंकि डिस्कशन करने के लिए विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उनको पढ़ाई करके आना पड़ेगा, उनको अपनी तैयारी करके आनी पड़ेगी। सो इस विधि के माध्यम से बच्चे जहाँ पर्यावरण के विभिन्न घटकों उन्हें संरक्षित करने के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, वहीं उन्हें स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि संवाद विधि में उन्हें अध्ययन करने का समय भी दिया जाता है। जब हम संवाद विधि का यूज करते हैं, जब हम डायलॉग मेथड का यूज करते हैं, तो विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी का समय भी दिया जाता है, जिससे कि वे अपनी तैयारी के साथ आएँ और बेहतर संवाद कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत डायलॉग मेथड के बारे में बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया। हम लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायलॉग मेथड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डेड डायलॉग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलॉग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग मेथड, और साथ ही साथ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायलॉग मेथड या संवाद विधि के क्या क्या लाभ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कक्षा पसंद आई होगी, क्लास पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलेंगे अभ्यास कार्य या मूल्यांकन। जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे और उसके आंसर्स को आपको कमेंट्स के द्वारा देना है, और आप अपने प्रोग्रेस को भी जांच कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या रही, आपने कितना सीखा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डायलॉग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवाद का रूप नहीं है। ऑप्शन आर पर्सनल कम्युनिकेशन, लिटरेरी डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट, रिटन एग्जामिनेशन। व्यक्तिगत संचार, साहित्यिक संवाद, चर्चा या वाद विवाद, लिखित परीक्षा। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज डी ऑप्शन, रिटन एग्जामिनेशन या लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है संवाद का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डायलॉग बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। संवाद आधारित शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब ऑप्शन आर ए लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट, शिक्षार्थी विषय वस्तु को याद कर लेते हैं। बी इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू लर्नर्स लाइफ एक्सपीरियंस, जानकारी शिक्षार्थियों के जीवन के अनुभवों से प्रासंगिक होती है। सी टीचर्स ओनली लेक्चर, शिक्षक को व्याख्यान देते हैं। डी स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव लिसनर, छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपको आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू लर्नर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, जानकारी शिक्षार्थियों के जीवन के अनुभवों से
प्रासंगिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डायलॉग टीचिंग मेनली इन्वॉल्व, संवाद शिक्षण में मुख्यतः शामिल होता है। ऑप्शन आर ए टीचर्स वन वे प्रेजेंटेशन, बी शिक्षक का एक तरफा प्रस्तुतिकरण, बी ऑनगोइंग टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर बातचीत, सी ओनली रिटेन असाइनमेंट्स, केवल लिखित कार्य, एंड डी ग्रुप साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन, सामूहिक मौन और चिंतन। डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज ऑनगोइंग टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन अ डायलॉगिक क्लासरूम चिल्ड्रंस आर इनकरेज्ड टू, संवादात्मक कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन आर ओनली गिव ब्रीफ फैक्चुअल आंसर्स, केवल संक्षिप्त तथ्यात्मक उत्तर दें, बी अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने से बचें, सी नैरेट एनालाइज एक्सप्लेन एंड स्पेकुलेट, वर्णन करें, विश्लेषण करें, व्याख्या करें, अनुमान लगाएं, डी रिलाई ओनली ऑन द टीचर्स नोट्स, केवल शिक्षक के नोट्स पर निर्भर रहें। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज नैरेट एनालाइज एक्सप्लेन एंड स्पेकुलेट, दैट इज वर्णन कर सकें, विश्लेषण कर सकें, व्याख्या कर सकें और साथ ही साथ अनुमान भी लगा सकें। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्कैफोल्डेड डायलॉग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, स्कैफोल्डेड संवाद में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल हैं। ए मेमोराइजिंग फैक्ट्स ओनली, केवल तथ्यों को याद रखना, बी वन साइडेड टीचर मोनोलॉग, एक तरफा शिक्षक के कलाप, सी क्वेश्चनिंग रिक्वायरिंग मोर देन रिकॉल एंड फीडबैक दैट प्रमोट्स थिंकिंग, ऐसे प्रश्न जिनमें केवल स्मरण और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है जो चिंतन को बढ़ावा देते हैं, एंड डी इग्नोरिंग स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, छात्रों के योगदान की उपेक्षा करना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, दैट इज क्वेश्चनिंग रिक्वायर्स मोर देन रिकॉल एंड फीडबैक दैट प्रमोट्स थिंकिंग, ऐसे प्रश्न जिनमें केवल स्मरण और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और जो चिंतन को बढ़ावा देते हैं, दैट इज द राइट ऑप्शन। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज क्वेश्चनिंग रिक्वायर्स मोर देन रिकॉल एंड फीडबैक दैट प्रमोट्स थिंकिंग, ऐसे प्रश्न जिसमें केवल सिर्फ स्मरण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है जो चिंतन को बढ़ावा देने वाले प्रश्न उसमें होने चाहिए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में डायलॉग मेथड्स, मीनिंग ऑफ डायलॉग, स्कैफोल्डेड डायलॉग, प्रिंसिपल्स ऑफ डायलॉग, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ डायलॉग, एडवांटेज ऑफ डायलॉग मेथड्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल का आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।